मित्रों नमस्कार। सर्वप्रथम सिन्हा इलेक्ट्रो होमियो अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर होने के नाते अपने अनुसंधान केंद्र के पूरी टीम को अपने तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूं, जो इस विकट परिस्थिति में जहां लॉकडाउन जैसे पूरे देश में स्थिति बनी हुई है, उस परिस्थिति में भी ऐसे वेबिनार का जो आयोजन किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। मित्रों, अपने टीम के तरफ से भारतवर्ष के सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों एवं इसमें विश्वास करने वाले जितने भी नॉन मेडिकल मैन भी हैं, जो इस चिकित्सा जगत से नहीं जुड़े हुए हैं और जिनकी आस्था इस चिकित्सा पद्धति में है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। ठीक है। सर्वप्रथम मैं थोड़ी सी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए एक ब्रीफ करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोपैथिक का इतिहास मेरे जीवन में क्या रहा है। थोड़े शब्दों में मैं आप लोगों को इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आप लोग इससे इनकरेज हों या उसमें कुछ कमियां हमारे अंदर देखें तो हमको इंडिकेट करें, ताकि मैं इस रास्ते को, इस पहलू पर मैं अपने आप को भी कुछ सुधारने की कोशिश करूं या कुछ इसमें शोधन के लिए तैयार हूं। तो सबसे पहले ये चीज कहना होगा कि इतने दिनों तक जो भी हमारे इस वेबिनार में लोग जो साथ दिया है और जिनका प्रेजेंटेशन अभी आया है, मैं इतने दिनों तक गहन अध्ययन कर ही रहा हूं, सुन रहा हूं और मेरी हौसला इतनी बुलंद हो रही है कि भारतवर्ष में हमारे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रो होम्योपैथ्स हैं जिनको कुछ लोग शायद न भी जानते हों, लेकिन काम उनकी इतनी सराहनीय हो रही है और वो समय आ गया है, अनुसंधान केंद्र उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार है। मैं आपके साथ जुड़कर काम करूंगा। मैं वचन देता हूं, बीइंग ए डायरेक्टर, बीइंग ए सिन्हा इलेक्ट्रो होमियो अनुसंधान केंद्र के निर्देशक, कि मैं आपके साथ हूं और जो भी चीजें हैं इस विज्ञान के विकास के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। साथ ही साथ मैं अपनी अब जर्नी बता रहा हूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जर्नी मेरी कैसे शुरू हुई है, ताकि इससे थोड़ा सा भी लाभ आप लोग हो सकता है कि आप लोगों को मिले। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नाम 1972 में किसी अदर व्यक्ति से मैंने सुना। कारण ये था, चिकित्सा जगत एक ऐसा चीज है कि ये मेरा जेनेटिक्स प्रोफेशन है। मेरे पिताजी भी डॉक्टर थे, इसलिए चिकित्सा की तरफ मेरी झुकाव शुरू से ही है। और कहीं भी चिकित्सा की जो भी बातें जब सुनने को मिलती थी तो अंदर से एक अजीब टाइप की स्थिति पैदा हो जाती थी कि मैं इसको जान लूं कि है क्या, शायद वहां से हमको कुछ मिल जाए। तो 1972 में जब मैंने सुना इलेक्ट्रो होम्योपैथी, तो अजीब टाइप से लगा कि होम्योपैथी का तो मैं नाम जानता हूँ, पैथिक से मैं प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ, मेरे घर में भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, ये इलेक्ट्रो शब्द का इलेक्ट्रो क्या चीज़ है। तो लगा कि इलेक्ट्रो कोई किसी डिस्पेंसरी वगैरह का अपने या क्लिनिक का नाम रखता है, तो कोई किसी नाम रख दिया, कोई आदर्श होम्योपैथी, कोई कुछ रख दिया, कोई कुछ रख दिया। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोई नाम रख दिया हो, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी 2 बार 4 बार सुनने को मिला कि नहीं भाई। तब हमने पूछा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी है क्या। अतः इलेक्ट्रो होम्योपैथी होम्योपैथिक से एक अलग साइंस नया आया है और इसकी जो एक्शन होती है बॉडी के ऊपर चिकित्सा के दरमियान, तो इलेक्ट्रिक लाइक होती है, इतना तेज गति से होता है। और होम्योपैथी की दवाएं तो धीरे धीरे काम करती है। मन में एक ऐसी धारणा बनी हुई थी, फिर भी माइंड कंसंट्रेट नहीं हुआ, नहीं सोच पाए हम ढंग से। तब तक 1973 में मैं पटना में ही रह रहा था, चूँकि पटना में मेरा घर भी था, रहने के लिए वहाँ पर स्थान भी था, तो उस समय पटना में मैं रहना शुरू कर दिया था।
इसी तरह से ट्रेंडम एक दिन घूमते फिरते मैंने चला कदम कुआं की तरफ और जनक किशोर रोड में एक बोर्ड मुझे दिखाई दिया कैंसर हॉस्पिटल का, और पीछे जब नजर गई तो देखे कि हर्बल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी लिखा हुआ था। मैं वहां पर देखे और वहां पर मैंने रुक गया। ये क्या चीज है? मैं जो सोच रहा था, जो सुनने को मिला था, वो आज मुझे दिखाई दे रहा है। एक अजीब कौतूहल जैसी हुई, खड़ा हो गए, सोच रहे थे। तब तक एक सज्जन अंदर एक रूम से निकले और उनसे मेरी मुलाकात हुई और वो अंदर ले जा करके मुझे रूबरू कराए वहाँ के जो डॉक्टर थे। और वो जो डॉक्टर थे, जो यूनिवर्सिटी जो चला रहे थे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, जो कॉलेजेस चल रहे थे, उसके प्रिंसिपल थे। उनसे रूबरू होकर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जानकारी मैंने प्राप्त किया और उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपने आप को मैं इंटर करने की कोशिश की। और जो चीज़ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में उन्होंने बताया, अपने आप में एक अद्वितीय चीज था। मैंने पूछा कि सर क्या मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक पढ़ सकता हूं? बोले कि हाँ बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, आप आवे पढ़ें। हम सर हमको ये स्टार्टिंग से पढ़ाइए, हमको शुरू से पढ़ाइए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक है क्या। विज्ञान को मैं शुरू से जानना चाहता हूँ, ये मेरा केवल प्रोफेशन नहीं रहेगा, मैं ज्ञान की दृष्टिकोण से इस विज्ञान को जानना चाहता हूँ कि विज्ञान है क्या। और उन्होंने मुझे गाइड किया। वो सज्जन मेरे पहले गुरुदेव हैं, वो मेरे गुरु वही हैं जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में मुझे उन्होंने ज्ञान दिया। शायद हमारे भारतवर्ष के लोग उस सज्जन को अभी आज शरीर से वो तो नहीं है, लेकिन उनकी छवि आज भी बनी हुई है। डॉक्टर बीबीपी सिंह, डॉक्टर ब्रिज बिहारी प्रसाद सिंह, जो बिहार के फर्स्ट इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर थे, उनके द्वारा मुझे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जानकारी हुई। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मेरा इंट्रेंस वहीं से स्टार्ट होता है। अध्ययन जारी रहा, इसके पीछे मैं लगा रहा, प्रैक्टिस कर रहे थे। चूंकि प्रैक्टिस मेरा प्रोफेशन था, जेनेटिक्स था ये, इसलिए घर पर आवे वो चीज़ मिलता था। पिताजी से बहुत सी गाइडलाइन हमको मिलती गई, उनके साथ मैंने प्रैक्टिस को देखा। एक हमारे गुरुदेव यहाँ मिल गए। फर्स्ट गुरु तो मेरे पिताजी ही थे, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के पहले गुरु हमारे डॉक्टर बीबीपी सिंह ही मिले। इसके बाद मैं इसमें निरंतर कार्य करता रहा, पढ़ाई जारी रखा, अध्ययन करते गए। बीच बीच में मैंने ड्रॉप किया, काम करना भी शुरू किया। चिकित्सा में कुछ ऐसे ऐसे दवाइयों का जो वर्णन वो किए, ले जाकर अपने प्रैक्टिस में कुछ इधर उधर करके कुछ में देते गया और सफलता इसकी मिलती गई उनके बताए अनुसार। जागरूकता बढ़ती गई, आगे बढ़ते गए और 1973 से लेकर 1977 तक मेरा अध्ययन का कार्य इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का रहा। कंप्लीट मैंने स्टडी किया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का 73 से लेकर 77 तक, 1977 तक। और इसी बीच बिहार में रहने वाले डॉक्टर आरसी प्रसाद जी से मेरी मुलाकात हुई। डॉक्टर आरसी प्रसाद जी ने कहा कि मेरा बोर्ड चलता है। 77 में उनके बोर्ड की स्थापना हुई थी और उस बोर्ड को आगे बढ़ाने के लिए मुझसे बोला कि आपकी ज़रूरत है मुझे, आप आवे। मैंने बोला कि बहुत सी डिग्री डिप्लोमा मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने केवल अध्ययन किया है, अभी इनिशियल में है हम। बोले कि कुछ नहीं, सब कुछ हो जाएगा, मेरा बोर्ड है, सब कुछ हो जाएगा, आप आवे, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। और डॉक्टर आरसी प्रसाद जी के साथ 1977, 78 और 79 तक, 79 जनवरी फरवरी तक मैंने उनके साथ रहा। और उस दरमियान चिकित्सा का कार्य डॉक्टर आरसी प्रसाद जी के यहाँ या डॉक्टर बीपी सिंह जो हमारे गुरु थे उनके यहाँ एक उच्च स्तरीय तरीके से हो रही थी और सफलता भी मिल रही थी। सफलता को देख करके मेरा मनोबल बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया और 79 तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मैं इंक्लूड रहा। इसी बीच डॉक्टर एस.एन. झा भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में रहे, उनसे भी रूबरू हुए, उनसे भी मेरी बातें होती थी। डॉक्टर श्रेणी मिश्रा प्रभाकर जी भी वहाँ थे, वो भी प्रैक्टिस करते थे। ये हमारे बिहार के सब सारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ्स हैं, सॉरी पैथी नहीं पैथ्स हैं। और ये इन लोगों के साथ
मुझे काम करने का बखूबी से समय मिला और मैंने किया। कुछ दिनों के पश्चात डॉक्टर रामाशंकर जी की भी नाम मैंने सुना और रामाशंकर जी से भी मेरी मुलाकात हुई और हम लोग सभी मिलकर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में अपना योगदान देते रहे। 79 में बोर्ड के डॉक्टर आरसी प्रसाद जी के कथनानुसार मैंने रोहतास जिला में विज्ञान के डेवलपमेंट के लिए एक कॉलेज का स्थापना किया। उस कॉलेज को अफिलिएट डॉक्टर आरसी प्रसाद जी ने किया। बोले कि मैं एप्लीकेशन दूंगा, आप वहाँ कॉलेज चलावें और रोहतास जिला में इसका डेवलपमेंट नहीं है। चूँकि इसके पहले मैं नारायण मार्केट पटना में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उनके कहने अनुसार वहाँ की प्रैक्टिस छोड़कर मैं सासाराम में आकर कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट किया 1979 में और वहाँ से इस विज्ञान का डेवलपमेंट मैंने शुरू किया। इसके दिनों रात इसमें अपना प्रयत्न जारी रखा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया तो लोगों की प्रताड़ना बहुत काफ़ी मुझे सुनने के लिए मिली। जब मैं वहाँ कॉलेज स्टार्ट किया तो सभी पब्लिक हो या कोई पेशेंट या कोई डॉक्टर हर जगह से कि कौन पैथी है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी इलेक्ट्रो करके लोग मजाक उड़ाना शुरू किया। लेकिन अंदर से अंदर ही अंदर जो कुछ मैंने प्रैक्टिस के दरमियान यहाँ देखा था, मेरी अंदर एक अजीब टाइप की अनुभूति होती थी कि ऐसी विज्ञान को लोग इतने इस तरीके से लोग जो व्यवहार में ला करके इस तरीके से जो लोग बात करना चाहते हैं, तो अंदर मुझे लग रहा था कि क्या लोग सोच रहा है, लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर भी मैंने कहा कि काम से मैं जवाब दूंगा। चूंकि मैं शुरू से मेरी टेंडेंसी होती है, मैं बात से जवाब किसी को नहीं देता हूँ। बात मैं केवल सुनता हूँ, जवाब मैं काम से देता हूँ। काम जब मेरा सही रहेगा, लोग अपने आप नतमस्तक हो जाएंगे। कॉलेज की स्थापना हुई और मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया। प्रैक्टिस सासाराम के अंदर मैंने एक अपना इस टाइप का एक माहौल बनाया कि वहाँ के रिनाउंड जितने भी प्रैक्टिशनर थे जिनका कंसल्टेशन फीस सबसे ज़्यादा था, उससे मैं 1 रुपया ज़्यादा कंसल्टेशन फी रखा। इस पर भी बहुत सारे कमेंट हमको सुनने के लिए मिले कि इनका फी देखिए कि यहाँ के सारे रिनाउंड डॉक्टर से भी ज़्यादा है। सुनने के लिए मिला, सुन करके बर्दाश्त भी करते थे, बर्दाश्त करना भी था। चूंकि हम उलझते नहीं, मैं काम से जवाब दूंगा, मैं शुरू से जानता हूं कि मैं काम से जवाब दूंगा। तब सोचे कि कौन सा ऐसा फार्मूला अपनाना होगा जिसके चलते मैं काम से जवाब दूं। चिकित्सा तो सब लोग करते हैं, ये कितने लोग सुनेंगे कि इंस्टेंट वर्क मैं देता हूं। तब मैंने आर्डियोलॉजी साइंस, आर्डियोलॉजी आर्यस विज्ञान जिसको कहा जाता है, वो मेरा आधार बना, उसको मैंने आधार बनाया और वहां से डिक्लेयर करा दिया कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन ऑफ पेशेंट, विदाउट आस्किंग द पेशेंट से न मैं पूछूंगा और न किसी भी तरह का पैथोलॉजिकल हमारे पास कोई जांच होगी और न कोई एक्सरे या कोई रिपोर्ट, किसी भी तरह की जांच की कोई ज़रूरत नहीं है। पेशेंट केवल मेरे पास आवे और मैं वहाँ मेरे पास बैठे, मैं उसको डायग्नोज करूँगा, न मैं पूछूंगा न वो पूछेगा और मैं इलाज दूंगा। 4 दिन के बाद रिजल्ट देख लो क्या आता है। ये जब स्थिति मैंने लागू किया और रिजल्ट जब मिलना शुरू हुआ, एक अजीब टाइप का माहौल बन गया, अजीब टाइप की स्थिति पैदा हुई समाज में। ये कौन डॉक्टर आ गया कि जो रोगी से पूछते भी नहीं है, ऐसे करते थे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रिंसिपल डॉक्टर के पी सिन्हा है, वो किसी भी रोगी से किसी भी तरह का बात नहीं पूछते हैं और रोगी जाता है, पूछते हैं, बैठते हैं। यहाँ तक कि जो भी पैथोलॉजिकल टेस्ट आता है उसको भी क्रॉस कर देते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि गलत है, कुछ नहीं है। और उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि देखो इसमें क्या चीज़ है। और ये सफलता उनको, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को उस जिला में इतनी ऊंचाई पर ले गई, उतनी ऊंचाई पर ले गई कि बहुत सारे वहाँ के रिनाउंड डॉक्टर के फैमिली डॉक्टर बन गए और उनके यहाँ से बहुत सारे अपनी फैमिली का केसेज भी आना शुरू हुआ। और 10 बरस तक सासाराम में जो मैंने प्रैक्टिस किया, बहुत तरह की बीमारियाँ जो कि वहाँ से सारे डॉक्टर जो लोग जवाब दे देता था BHU ले जाने के लिए, PMCH ले जाने के लिए या एम्स में कर देता था रेफर, वो एक बार जरूर कहता है कि एक बार चल करके डॉक्टर के पिछना से दिखा दिया जाए। अगर वो देख लेंगे, वो कह देंगे तो हम लोग मान जाएंगे। और आता था और पेशेंट मेरे यहाँ लाचारी में आता था और यहाँ से हंसते हुए जाता था।
जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा अगर मैंने पेशेंट देखा उस 10 बरस के दरमियान में तो पोलियो और पैरालिसिस का। पोलियो और पैरालिसिस, पैरालिटिकल कंडीशन तो ऐसी है जो 93 इयर्स ओल्ड तक लोग आया, टांग करके आया और यहाँ से पैदल गया, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा के अंदर। ये स्थिति देखकर एक अजीब स्थिति सासाराम के अंदर, उस जिला के अंदर पैदा हुई। और उस जिला के अंतर्गत, सासाराम के अंतर्गत केवल जिला के ही पेशेंट नहीं, बिहार, यूपी, बिहार के कोने कोने से, अभी बिहार 2 भाग में बट गया, झारखंड, ये सब पेशेंट वहां आना शुरू हुआ। कुछ ऐसे ऐसे जगहों से पेशेंट आना शुरू हुआ कि सर आपके बारे में बहुत काफी मैंने सुना था। डॉक्टर सोसाइटी आना शुरू कर दिया पेशेंट लेकर के, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की गरिमा वहाँ आज जो बनी हुई है वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सफलता का देन है। मित्रों, जो चीज़ मैंने जिंदगी में प्राप्त किया है मैं यही चाहता हूँ और आप लोगों से शेयर करने का। ये मैं अपनी बात इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं अपनी बहुत मान बढ़ाई के लिए कर रहा हूँ, आपको इनकरेज कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की क्वालिटी क्या है। देखो, देख करके आपका हौसला बुलंद हो, और हौसला बुलंद होने में आपके कोऑपरेशन में मैं आपके साथ हूँ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक इंस्टेंट वर्क करती है। रोगी जैसे पैरालिसिस का केस आया, 93 इयर्स ओल्ड है, 90 साल का है, बीएचयू में पड़ा हुआ है, 2 साल से बेड पर पड़ा हुआ है। घंटा, 1.5 घंटा के अंदर में पेशेंट जब उठ करके जाता है और जाता था तो लोग आश्चर्य करते थे कि क्या है, चिकित्सा है कि क्या है। और सासाराम में डॉक्टर के बीच ये हो गया था कि भाई वहाँ की बात मत करो, वहाँ की चिकित्सा पद्धति हम लोग को समझ में नहीं आता है कि वो डॉक्टर कैसे इलाज करते हैं। कहीं कुछ नहीं हो रहा है, बीएचयू में कुछ नहीं हो रहा है, पीएमसी में नहीं कुछ हो रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं क्या। तो वहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में गया, डॉक्टर के बीच इलाज किया, 1.5 घंटा 2 घंटे के अंदर पेशेंट उठ करके चल दिया। वाह, ये क्या चीज़ है। वहाँ की बात मत करो, वहाँ उस बारे में हम लोग कोई कॉमेंट नहीं कर सकते हैं। दिनों पर दिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का विकास होते गया। कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसे ऐसे केसेस मिले जो मुझे लोग पटना में आने के लिए भी बाध्य किया, कानपुर में आने के लिए लोग बाध्य किया, किदवई नगर में मैं जा करके सब कुछ सेट कर दिया था। लेकिन जब जब मैं आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमारे प्रैक्टिशनरों के बीच एक ऐसी स्थिति आ जाती थी जैसे घर में होता है कि कोई बाहर निकल कर जाए तो भाई चले जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अनाथ हो जाएंगे, और पुनः मैं लौट करके फिर सासाराम आ जाता था। प्रैक्टिस चलती गई, प्रैक्टिस करते गए। ये जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, मैंने किया है, स्वयं मैंने किया है, स्वयं मैंने किया है। और किसी की उधार बुद्धि और किसी के बल पर मैं नहीं बोल रहा हूं, ये टोटल मेरा अपना एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। इसी बीच पटना के सारे जितने भी हमारे साथ में काम करने वाले थे, डॉक्टर प्रभाकर जी थे, ये हमारे बड़े भाई हैं। इनसे बहुत काफ़ी मुझे प्यार मिला, बहुत कुछ है। तो उम्र में हमसे बड़े हैं वो प्रभाकर जी, लेकिन एकदम भाई के जैसा एकदम मित्रवत व्यवहार किया उन्होंने। डॉक्टर आरसी प्रसाद जी ने वही हाल किया, डॉक्टर रमाशंकर जी ने भी मित्रवत व्यवहार किया। ये गुरु तो हमारे डॉक्टर बीपी सिंह थे, शायद उनके यहाँ तो मैं बहुत शालीनते से मैं वहाँ पर जाता बात करता सब पूछता। शालीनता तो मेरी संस्कार है, मैं उदंडता कभी भी नहीं, और कभी भी मैनर के खिलाफ मैंने आज तक किसी के साथ मैंने नहीं मिला, सबसे भावपूर्ण ही मिलता हूँ। रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट की स्थापना रमाशंकर जी और ये डॉक्टर एस.एन. झा जी वगैरह मिल करके लोगों ने किया, और उन्होंने आग्रह किया कि डॉक्टर साहब सप्ताह में एक बार कम से कम संडे के रोज आप रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट में योगदान दें, अपना आवे मेरे बीच और कुछ करें, यहाँ हम लोगों को मदद करें, यहाँ भी आवे। और संडे के रोज सासाराम से मैं हर संडे को रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट में मैं पेशेंट देखने के लिए आता था। बहुत कुछ बातें हुई, बहुत कुछ काम हुआ। आज हमारे रमाशंकर जी हमारे बीच नहीं है, आज मुझे बहुत हार्दिक कष्ट होता है। आज वो रहते तो हम लोगों का, दोनों आदमी का क्या व्यवहार था। भेद मत, विचारों में कुछ भिन्नता हो सकती है लेकिन मनभेद नहीं था। मतभेद हो सकता है विचारों में, विज्ञान के लिए हो सकता है, लेकिन रमाशंकर जी एक्सेप्ट करते थे हर चीज को,
और मैंने और उनके बीच जो भी चीज़ें होती थी उस चीज़ को बस इतना ही कहूँगा कि हमारे परम मित्र थे वो। प्रभाकर जी के साथ भी मेरी बहुत काफ़ी नज़दीकता बढ़ती गई, पारिवारिक संबंध भी है, आज भी है। डॉक्टर आरसी प्रसाद जी के साथ भी आज मेरा बहुत काफ़ी संबंध है और चिकित्सा के क्षेत्र में, प्रैक्टिस के क्षेत्र में डॉक्टर आरसी प्रसाद और मैं मिलकर बहुत काम किया। मैंने उनको कोऑपरेट किया, वो हमको कोऑपरेट किए। दोनों आदमी का एक कोऑपरेशन, जिसके पास जो भी चीज़ था उससे एक दूसरे को फुली कोऑपरेट किया, खुले दिल से कोऑपरेट किया और इस विज्ञान को इस स्टेज तक पहुंचाया और काम भी किया। इसी कड़ी में 1999 यानी 1999 में जब मैंने पटना शिफ्ट किया, अपने सहयोगियों के ऊपर सासाराम का हॉस्पिटल वगैरह जितने भी काम थे मैंने छोड़कर और यहाँ पर शिफ्ट किया, लोगों के आग्रह पर ही कि नहीं सर पटना में आप आवें, चूँकि कुछ ऐसे केसेस हमारे यहाँ पटना के थे और जो पॉलिटिकल लोगों से लोग लगे हुए थे और उनके आग्रह पर मैं पटना आया और 1999 से मैं पटना का जर्नी शुरू किया। उस दरमियान में सासाराम के अंदर जो भी 99 के पहले 1983, 82, 84 वगैरह में जो भी मैंने कैंसर का रोगी देखा था, जो थर्ड स्टेज भी एक्सीड कर गया था, जिसको बचने की कोई लाइफ का कोई भरोसा नहीं था बीएचयू और पीएमसीएच से, वैसे वैसे सारे केसेस जो मैंने वहाँ देखा था, उस केसेस को देख करके पटना के लोग कुछ ऐसे प्रभावित हो गए थे कि नहीं सर अब आपको पटना में शिफ्ट करना चाहिए, सासाराम में भी रहेगा और पटना में भी आपको अपना योगदान देना चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सर आप पटना में आवें, और लोगों ने मेरे आने के पहले ही सारी व्यवस्था यहाँ कर दी और मुझे पटना में शिफ्ट होना पड़ा। 99 में मैं पटना से अपना जर्नी शुरू किया। यहाँ पर दवाइयाँ बहुत कुछ मैंने शोध किया था। जो आज गैंगनोल फोर्ड के नाम से जो दवाइयाँ अभी बनी हुई थे उसका नामकरण उस समय नहीं किया था। 99 में मैंने पहला केस हमको इस टाइप का मिला, जो अपने यहाँ निराश होकर के वो बैठी हुई थी, लेडीज थी, 24 इयर्स, शादीशुदी लड़की थी और डॉक्टर यहाँ से उसको ऐसे डिक्लेयर कर दिए थे कि अब इसका ऑपरेशन एक बार हो चुका है, इसमें दोबारा कुछ नहीं किया जा सकेगा, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया है और 3 जगह ये ट्यूमर का फॉर्मेशन है, ऑपरेशन कहाँ से होगा। मेरे पास उस रोगी को लाया गया, मैंने उसको देखा और मैं जज नहीं कर पाया कि इसका इलाज मैं करूं तो कैसे करूं और किस रूप में करूं। और मैंने फर्स्ट ये जो गैंगनोल फोर्ड दवाइयाँ बनाया था पेटेंट के रूप में, अभी इसका मैंने पहला प्रयोग उस समय रोगी पर मैंने किया। रोगी को टांग करके लाया गया था, चलने में असमर्थ थी, गले में प्रॉब्लम था, थूक तक नहीं घोटती थी, पानी तक नहीं पीती थी, 3 दिन 4 दिन ऐसा स्थिति बन गया था। मैंने बोला कि ठीक है। प्रभात जी उस समय हमारे यहाँ असिस्ट कर रहे थे। मैंने बोला कि एक काम कीजिए कि जो नया दवाई जो बनाए हैं ना, उनको हिंट किया कि जो नया दवाई बनाए हैं उसको कॉटन में थोड़ा ले करके और गले पर पेंट कीजिए तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन करिए। मैं ये नहीं सोच कर दिया था कि काम कर ही जाएगा, चाहे इससे काम होगा। मैंने ये सोचा था कि इसमें कुछ समय लग जाए, तब तक मैं कुछ सोच लूँ और माइंड कंसंट्रेट कर लूँ कि कैसे मैं इसका इलाज करूँ। और मेडिसिन का एप्लीकेशन हुआ और एप्लीकेशन के साथ 8 मिनट समय मात्र बीता था और रोगी के मुंह से निकला कि सर दर्द हमारा बहुत कम हो गया, थूक भी मैं घोट रही हूँ, अजीब टाइप हमको अंदर से फील होती है। मैंने लिखना बंद कर दिया और कलम वहीं पर रख दिया। उसके पेरेंट्स जो लेकर के आए थे, जब उसको देखे तो लगे कि इसको क्या हो गया है, लगता है माइंड इसका ऑफसेट हो गया क्या। हम कहेंगे आप लोग शांत रहिए। मैं समझ गया कि मेरा मेडिसिन क्या कर रहा है अब वहाँ, और मैंने छोड़ दिया, लिखना बंद कर दिया। मैंने बोला बेटे तुम कैसा फील कर रही हो? अरे सर हमको दर्द बहुत कम लग रहा है, थूक भी घोट रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। क्या थूक नहीं घोट सकती थी? या तो बिल्कुल नहीं सर,
दर्द के मारे मैं बहुत परेशान हो जाती थी। 4 दिन हो गया हमको पानी पिए हुए तुम गोटे हुए। हमने रुक जाओ, पुनः फिर एक बार अप्लाई करवा दिया और एक बार अप्लाई करने के बाद बोली कि सर दर्द मेरा करीब 90% एवं खत्म हो गया। सर मैं खड़ा भी होकर दिखा दूं, हमको अंदर से एनर्जी बहुत काफी फील हो रही है, मैं खड़ा होकर के दिखा दूं। खड़ा हो जाओगी? तो हाँ हाँ सर बिल्कुल हम खड़ा हो जाएंगे। और बैठी उठ करके खड़ा हो गई। खड़ा होकर सर हम चल करके भी दिखावे क्या? हमने चल भी लोगी? या कहाँ चल दे? हमें ठीक है चल कर दिखाओ। क्लिनिक के अंदर वो चल करके दिखाई। बोले कि सर बाहर भी चल करके हम दिखा सकते हैं। 2-3 स्टेयर नीचे उतरना था, उतर करके वो लड़की गई, घूम करके हमने बस लौट करके चले आओ। मैंने देख लिया, पेशेंट को ला करके मैंने बिठाया। पेरेंट्स से बोला कि गाड़ी आप भाड़े पर लाए हैं या आपकी अपनी गाड़ी? अगर भाड़े पर लाए हैं तो गाड़ी को उसको हिसाब करके दे दीजिए, पैसा वगैरह हटा दीजिए। बोले कि नहीं सर जाएगी कैसे? छोड़िए ना सर, जो लगेगा लगेगा। हम सोचे कि साधारण फैमिली की लड़की है, झूठ का जो हॉल्टेज चार्ज ज़्यादा लगेगा, इसको हम 2.5-3 घंटा रुकेंगे यहाँ। तो बोले कि सर छोड़िए, जो होगा सो हम दे देंगे। हम कहे नहीं आप हटा दीजिए। तो कैसे जाएगी? हमने पैदल जाएगी। और करीब 1-1.5 किलोमीटर यहाँ से ऑटो स्टैंड पड़ेगा, हम 1-1.5 किलो पैदल जाएंगे। मैं भेजूँगा यहाँ से, अब चिंता न करें। और गाड़ी को वहाँ से हटवा दिए, पेशेंट को वहाँ रखे। 2.5-3 घंटा रोगी को मैंने वहाँ रखा। उसी दरमियान मैंने रोगी को बिस्किट मंगाया, 1 डब्बा बिस्किट खाई, पानी पी, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन पानी पीना, बिस्किट पीना, खाना पीना सब रही। चेहरे पर उसका ग्लेज उस समय आ गया, देख करके उसके पेरेंट्स हैरान हो गए। और 2.5-3 घंटे के बाद उसको मात्र 4 दिन की दवा दे करके मैंने उसको घर भेज दिया। घर गई, हर 4-4 दिन पर रोगी को मैं बुलाते गया। 45 kg वेट था एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पेशेंट। लेकिन 2 महीना के बाद जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड में ट्रेसलेस ट्यूमर, तीनों प्लेस पर ट्रेसलेस आया और वजन उसका वेट 59 किलो हुआ। 2.5 महीना के बाद, 2 महीना के बाद पेशेंट बोली कि सर इसको फुल कोर्स हम जितना दिन होगा दवा खाएंगे। और उन्होंने कंटिन्यूअस दवा रखा जारी। वो पेशेंट आज भी अलाइव है और स्कूल में वो टीचर है। ये घटना मुझे इसलिए बताना पड़ा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का फंक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का फंक्शन किस रूप में होता है, कितना जल्दी उस ट्यूमर को। लोग कहते हैं कि इसकी दवा गैंग्नोल फोर्ट को पेन किलर नहीं है। हम लोग भी पहले ये समझते थे कि मात्र ये पेन किलर है, लेकिन नहीं, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है। और ये शब्द हमारे यूएसए के डॉक्टर सेन पाठक ने कहा कि सर जो आप काम करते हैं, डॉक्टर साहब आपकी जो दवा काम करते हैं, अभी पूरे विश्व में एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन कैंसर का नहीं बना हुआ है। आपकी दवा एंटी इन्फ्लामेटरी है, ट्यूमर को डिजॉल्व कर देती है। इसको केवल ये कह करके कि नहीं ये दवा पेन किलर है, ये पेन किलर नहीं है, ये रूट पर काम करती है। नामकरण उस समय नहीं हुआ था 99 में, बाद में इसका नामकरण गैंग्नोल फोर्ट के नाम से आज आप लोगों के बीच है, जो जगह जगह पर रग रग में, चाहे वो किसी भी चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर हो, गैंग्नोल फोर्ट से कोई अछूता नहीं रह गया है। एलोपैथिक से लेकर के होम्योपैथिक तक और वेद इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सारे लोग गैंग्नोल फोर्ट से नून है। अब इसका परचम जो है यूएसए वगैरह, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में भी फैल चुका है कि गैंग्नोल फोर्ट। जवान पर ये लगता है कि गैंग्नोल फोर्ट चाहिए, गैंग्नोल फोर्ट चाहिए, गैंग्नोल फोर्ट चाहिए। गैंग्नोल फोर्ट को कोई दूसरा, कोई ऊपर से कोई भूत और प्रेत के रूप में नहीं आया है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कॉम्बिनेशन है, ये केवल कॉम्बिनेशन है। चिकित्सा कॉम्बिनेशन ही तो है, जिंदगी कॉम्बिनेशन ही है, पूरे ब्रह्मांड कॉम्बिनेशन ही है। कॉम्बिनेशन को जो पहचान गया, कंबाइन करने की तरीका, योग की तरीका अगर किसी को मालूम हो गया तो सब कुछ प्राप्त कर लेगा। योग ही तो सब कुछ है, सृष्टि की रचना ही हुई है योग से। शक्ति इसको हैंडल करता है। शक्ति के बारे में, एनर्जी के बारे में जब तक मुझे जानकारी नहीं होगी तो ये असंभव है उस स्टेज तक काम करना, समझना। बंधुओं, मित्रों, ये सब गैंग्नोल फोर्ट के बारे में मुझे बताने के लिए कोई ये उत्सुकता नहीं है कि गैंग्नोल फोर्ट बता करके मैं अपना व्यापार चला रहा हूँ।
गैंगनोल फोर्ट तो मैं आज तक कोई आता है मांगने के लिए, अगर वो डॉक्टर नहीं है और उसके बारे में अगर हैंडलिंग जान जाता है, तरस जाता है, मैं देता तक नहीं हूँ। गैंगनोल फोर्ट ओपन मार्केट में ये कोई सब्जी और खीरा और ककड़ी नहीं है कि जो मांगे उसको मैं गैंगनोल फोर्ट देते जाऊँगा और ले करके मार्केट में व्यापार करते रहे। इस गैंगनोल फोर्ट के लिए अब शायद लोगों को मालूम है कि नहीं है, 3 बार रिक्वेस्ट लेटर यूएसए से आया है, 3 बार, और 3 बार रिक्वेस्ट लेटर को मैं ठुकरा करके भेजा हूं यहां से कि नहीं, ये गैंगनोल फोर्ट ये यहाँ की प्रॉपर्टी है, गैंगनोल फोर्ट का मैं व्यापार नहीं करूंगा। पैसा मुझे मिल जाएंगे, पैसा तो मैं जो मांगूंगा सब मिल जाएगा, लेकिन गैंगनोल फोर्ट फिर खरीदने वाले उजड़ जाएंगे। वो खरीदने में उनके परेशानी हो जाएगी और मजबूरी रहेगी तो घर द्वार बेच करके भी खरीदेंगे। वो मैं नहीं होने दूंगा, वो मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा कि गैंगनोल फोर्ट उस लेवल पर कोई आकर के इसका कोई मार्केटिंग कर ले। बंधुओं, पटना में मैं इतने दिनों तक प्रैक्टिस की। 2012 में इसी दरमियान हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी से मुलाकात हुई। अश्विनी कुमार चौबे जी की मुलाकात और उनके साथ जो भी घटनाएं हैं आप लोगों के बीच शेयर हो चुका है। हमारे बीच डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो हमको लगता है कि 2-4 बार तो जरूर उनका प्रेजेंटेशन हो चुका है और शेयर कर चुके हैं आप लोगों के बीच, इसलिए मुझे बताने की और कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। गैंगनोल फोर्ट आज इस रूप में काम कर रहा है। अभी हम लोग लगे हुए हैं इसमें। गैंगनोल फोर्ट को लोग कहता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में केवल सफलता गैंगनोल फोर्ट ही नहीं है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। गैंगनोल फोर्ट एक ऐसी चीजें थी जो कैंसर इस रूप में सामने आया था, जिसको मैंने टारगेट करके गैंगनोल फोर्ट को इस स्टेज में पहुंचाया। बाकी रेस्ट जितनी भी बीमारियां हैं, कोई ऐसी मानव शरीर की अबनॉर्मलिटी नहीं है जो डॉक्टर के.पी. सिन्हा के हाथ से जिसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। ये कोई अहंकार नहीं बोल रहा है, ये मेरा स्वाभिमान है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, मेरा नहीं है। मैं क्या किया हूं? मैं तक निमित्त मात्र हूं। ये मैटी जी ने दिया है और मुझे निमित्त बना दिया, हमको आगे झोंक दिया कि चलो इसको तुम आगे बढ़ाओ। हमको तो झोंक दिया। मैटी जी का जो भी चीज था, रिसर्च, जो भी चीज उन्होंने इन्वेंशन किया, वो मुझे आगे बढ़ाकर निमित्त बना करके आगे झोंक दिया कि तुम लेकर के आगे बढ़ाओ। और मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। मैं व्यापार नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं जो मैटी जी परमात्मा के दूत बन करके जो आए थे और हम लोगों के बीच ऐसी चिकित्सा पद्धति को देकर चले गए। एक निमित्त बन करके मैं काम कर रहा हूं। मित्रों, आप लोग इस चीज को, विज्ञान को इस वेबिनार के माध्यम से मैं नहीं समझा पाऊंगा, या समझाने में परेशानी होगी, समय कम होगा और कम समय में सारी बातों को बताना ये संभव नहीं है। इसके लिए आप जब भी चाहें थोड़ा सा मेरा समय ले लीजिएगा कि मैं कहां पर हूं, और आप यहां विजिट करने का कष्ट करें। मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ में देता हूं। मैं वक्ता नहीं हूं, वक्ता में तो बहुत सा चीज मुझे बोलने भी नहीं आता है, बहुत सा लैंग्वेज मेरा इधर उधर जाता है, जाती है भी कह देते होंगे, या लोग इस पर अगर कोई ध्यान देने वाला होगा तो मेरी इसी बात पर ध्यान देते रहेगा, मेरे विषय पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि मेरा समय लेकर के आप आवें, और मैं जो मुझ से बातें निकलती है थ्योरी, उसका मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल, विज्ञान का परिभाषा क्या होता है? विज्ञान 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 की लोग बात करता है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में कहता है मैं साइंटिस्ट साइंटिस्ट साइंटिस्ट। मैं ये पूछता है कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन साइंटिस्ट एंड रिसर्चर? देयर इज नो एनी साइंटिस्ट इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, ऑल आर रिसर्चर। अगर जो कुछ भी काम कर रहा है सब सारे रिसर्चर हैं, यहाँ साइंटिस्ट नहीं है। किस चीज का साइंटिस्ट भाई? कैसे साइंटिस्ट बन जाओ? क्या तुम्हारे पास व्यवस्था है कि साइंटिस्ट बन जाओगे? ना, जांच करने का, पानी की जांच करने का व्यवस्था नहीं है और साइंटिस्ट हम लोग हैं। हवा जांच करने की व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पर हवा में क्या है,
पानी जांच करने की व्यवस्था तुम्हारे पास नहीं है कि पानी में है कौन सा ऐसे तत्व है भाई। और हम साइंटिस्ट बन गए। साइंटिस्ट नहीं, रिसर्चर, खोज किया, वो भी सर्चर नहीं, रिसर्चर। ब्रह्मांड पहले खोज कर चुका है, दे दिया है, अब उसको मैं कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। और ये रिसर्च मैंने करके देखा और इसके साइंटिफिक पहलू को जांचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गैंगनोल फोर्ट को CDRI में भेजा था कि इसका साइंटिफिक आधार देखें कि क्या है, इसमें कौन सा ऐसा चीज जो काम करता है। मैटी जी अपने जमाने में इलेक्ट्रिसिटी की जांच जेनेवा में करा चुके हैं। मैटी जी की दवा जेनेवा में इसकी जांच हुई है और इलेक्ट्रिसिटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें कोई भी मैटर उसमें नहीं मिला है। ये शायद जांच पब्लिश हो गई है। ये जांच हमारे डॉक्टर NL सिन्हा जी के यहाँ सब कुछ रखा हुआ है, डॉक्टर RC प्रसाद के यहाँ भी रखा हुआ है। RC प्रसाद ने अपने बोर्ड के मैगजीन में भी इस चीज को छाप दिया है कि इलेक्ट्रोपैथी की दवा क्या है। लोगों को मिला होगा, पढ़ा होगा, सबको जानकारी होगा कि इलेक्ट्रोपैथी की दवा में किसी भी तरह का मैटर नहीं है। स्लाइट मैटर उसमें मिला है, वो डिस्टिल वाटर का मिला था, वो 0. कितना समथिंग ऐसे करके था। मैं इलेक्ट्रोपैथी की दवा का जांच प्राइवेट रूप से अन्ना लेबोरेटरी मुंबई में भी मैं पहले करा चुका था, जिसमें कोई कुछ नहीं मिला। जो जेनेवा में मिला वही चीज यहाँ भी मिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने रिकमेंडेशन पर CDRI में भेजा, वहां पर भी वही चीज मिला जो वहां मिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भेजा था उसकी रिपोर्ट इंडिया गवर्नमेंट को चली गई और उसकी कॉपी मेरे पास भी मौजूद है। हमारे कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी किसी भी तरह का इसमें मैटर नहीं है, तो फिर है क्या जो काम करती है भाई। तो मैटी जी ने लिखा था एनर्जी। एनर्जी शब्द वहां पर आया है कि इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी है, इसीलिए एनर्जी के चलते ही इसको इलेक्ट्रो से संबोधित किया गया है। चीज तो बहुत लंबी चौड़ी है, वेबिनार में सब बताने का चीज नहीं है, ये सब टेबल टॉक का चीज होता है। प्रमाण देखना हो टेबल पर आवे, ऑफिस में सिन्हा इलेक्ट्रोनुसंधान केंद्र का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस दिल्ली में है, वहाँ पर आवे और ये सब चीज से मैं आपको रूबरू करा दूंगा। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों काम भी करके दिखा दूंगा, थ्योरी भी दिखा दूंगा। और फिर विज्ञान क्या, विज्ञान का जन्म होता है। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान इमेजिंग होती है। विज्ञान के दिमाग में बात आती है और जिस तरह की इमेजिंग किया जाता है, मन में बातें आती है, दिमाग में बातें आती है, कैसे चीज ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल किया जाता है। प्रैक्टिकल किया जाएगा, जिस दिमाग में बात आई तो उसका प्रैक्टिकल कर कैसे करें। तो प्रैक्टिकल में 1 2 3 4 5 10 20 50 का प्रैक्टिकल करते जाता है और रिजल्ट जब एक तरह की ही आनी शुरू हो जाए या प्रैक्टिकल अगर 70-80% अगर फेवरेबल आना शुरू हो जाए, तब कहता है कि नहीं, इसके अंदर कुछ है जो मैं सोच रहा हूँ वही चीज है। और प्रैक्टिकल करने के बाद तब उसकी थ्योरी लिखी जाती है और वो थ्योरी एस्टैब्लिश्ड हो जाती है और वहाँ पर उसका परसेंटेज दिया जाता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जांच मैंने प्रैक्टिकल किया और 100 में 99 का रिजल्ट नहीं आया। कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जिस पर कि गैंगनोल फोर्ट का एप्लीकेशन कर दिया जाए और ये कह दे कि हमारा एक्शन नहीं आया है। इसको 100% कहा जाएगा। 70, 75 और 80% तो दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो अपने प्रैक्टिस के दरमियान मैंने रिजल्ट न लिया हो। लेकिन उसको मैं डिक्लेयर इसलिए नहीं जल्दी करता हूं कि क्यों 100% नहीं आ रहा है। मेरे अंदर ये कौतूहल बनी रहती है, क्यों नहीं आ रहा है 100%। अभी हमें कमी है, अभी खोज की जरूरत है, अभी इसमें कुछ और अभी इंक्लूड करना है कि 100% क्यों नहीं आ रहा है। प्रयास मेरा जारी है। जो मैं अधूरा हूं, बंधुओं, मेरे मित्रों, मैं आप लोगों को आह्वान करता हूं इस पर कि मेरी जो कमी है उसको आकर के यहां पूरा करें, आगे बढ़ावें। मैं आपके साथ हूं, मुझे भी बतावें। जो कुछ आप लोगों को लेना है हमसे ले, मैं देने के लिए तैयार हूं, बताने के लिए तैयार हूं, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए तैयार हूं। आवे तो देखें, समझें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का विकास बातों से नहीं हो सकता है, काम से होगा, काम से। अभी एक हमारे बेटा तुल्य है, वो मानते हैं हमको, नाम तो उनका नहीं बताऊंगा अभी, हमको गार्जियन रूप में वो मानते हैं, कहते हैं कि आप मेरे पिता हैं। उनको एक अभी नुस्खा मैंने दिया है, अटेंडम मौज में आ गया
मैंने एक नुस्खा दिया और उस बीमारी पर, वो पैरालिसिस पर डंका पीट देते हैं और कहते हैं कि पैरालिसिस मेरे लिए कुछ नहीं है, और कहते हैं कि मुझे हमसे बोले कि एक ऐसा चीज हमको वहां से मिला कि जिसका मैं वर्णन नहीं करूंगा, और पैरालिसिस पर डंका पीट रहे हैं। बहुत सा चीजें ऐसी है। ज्ञान, एक चीज मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि ज्ञान हमेशा शिष्य बन करके लिया जाता है। ज्ञान चाह करके भी गुरु अगर जब तक मस्ती में नहीं रहेगा, मौज में नहीं रहेगा, तब तक चाह करके भी नहीं देगा। अगर ज्ञान अगर चाह करके देना रहता तो सब ज्ञान अपने ही औलाद, अपने करीबी को दे देता, लेकिन नहीं होता है ऐसा। मौज में जब आती है तब ज्ञान दिया जाता है। धन अगर किसी की खानी हो तो बेटा बन करके खाया जाता है, बाप बन करके कोई धन नहीं खिलाएगा, मार के भगा देगा, हटा देगा यहाँ से। इसलिए ज्ञान कुछ होना चाहिए। तो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, ये बहुत विषय से हट करके मैं थोड़ा सा सोशल वर्क में आप लोगों को मैं थोड़ा सा गाइडलाइन इसे दे देता हूँ। एज ए गार्जियन समझे, बड़ा भाई समझे, पिता समझे, गुरु समझे, जो समझे, शिष्य समझे, जिस रूप में हमको समझे उस रूप से जो मेरे पास था मैंने आप लोगों को बीच शेयर कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में कहीं भी ये सब जो व्यवहारिकता है इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। विज्ञान विकास करते जाएगा। दूसरी बात, विज्ञान का दौर मैंने इसलिए आप लोगों को बताया कि ये जो कुछ भी काम हुआ है उसमें आप इससे जो कुछ भी आपको अच्छा लगे लेने की कोशिश करें या इनकरेज होने की कोशिश करें, और जब ज़रूरत हो तो मुझे खोजें। मैं आपके विकास के लिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ। साथियों, इतिहास तो बहुत लंबी चौड़ी है। आप लोगों से बात करने में लग रहा है कि न भूख लग रही है न प्यास लग रहा है, और लग रहा है कि कैसे आपसे मैं अपनी दूरी बनाऊं। बन नहीं रहा है, बनना भी नहीं चाहिए। कैसे मैं आपके नज़दीक आऊं, कोरोना डिस्टर्ब कर रहा है, फिर भी विचारों से मैं आपके नज़दीक ही हूं। ये कभी मत आप सोचे कि मैं आपसे दूरी बना करके हूं, आपसे मैं दूर हूं। अनुसंधान केंद्र के तरफ से, इस वेबिनार के तरफ से मुझे कुछ भी सब्जेक्ट मिला है जिस पर लोग बोला कि सर थोड़ा सा इसको आप डील कर देंगे। उसमें सब्जेक्ट कुछ है ऐसे जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रस्टवर्दी परफेक्ट हेल्थ केयर, इस सब्जेक्ट के अंदर हमको बताना है ये कि व्हाट इज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, ये सब कुछ बताने के पहले एक मूल मंत्र हम बता रहे हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, पहले ये हम दिमाग में हमेशा रख ले, ये कभी भी इससे दूरी बना करके न रखें कि ये जो जीवन है, लाइफ है, ये मैनमेड है। ये मैनमेड नहीं है, ये क्रिएशन हुई है। क्रिएशन ऑफ लाइफ, क्रिएशन ऑफ बॉडी क्रिएटेड बाय क्रिएटर, एंड वी आर नॉट क्रिएटर, वी आर ओनली प्रोवाइडर। भी अपने मन से नहीं, बाय द डायरेक्शन ऑफ द क्रिएटर। क्रिएटर के डायरेक्शन से जो बताया है, क्रिएटर शब्द जो मैं बोल रहा हूं, आप इसको नेचर से लेंगे, नेचर से, या इसको गॉड से लेंगे, या अल्लाह, जिस नाम से आप उस शक्ति को जानते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, उस नाम से आप इसको संबोधित करके देख लेंगे। वो ये क्रिएट करके दिया है। क्रिएशन ऑफ लाइफ क्रिएटेड बाय क्रिएटर, मेंटेन बाय द डायरेक्शन ऑफ द क्रिएटर। ये जीवन कहां से है? तो जब चीज क्रिएट करके मिल गया हमको सजा करके, अब उसका एनालिसिस करो कि जो मिला है उसका एनालिसिस करें हम, और एनालिसिस करके जब हम पाते हैं तब तो आएंगे लास्ट पर कि व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। चूंकि सब चीज यहां क्रिएट करके मिला है, सब ऑर्गन, लिम्फ, ब्लड जो भी है, सब सारे पार्ट्स यहां पर मिले हुए हैं, लेकिन इसके अंदर जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ।
अब भी हमारे साइंटिस्ट इस पहलू पर खोज भी कर रहे हैं। हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट तो खोज पहले ही कर चुके हैं कि व्हाट इज लाइफ। मैंने पाया, मैंने भी सोचा कि वाइब्रेशन इज लाइफ, वाइब्रेशन इज लाइफ, और वाइब्रेशन मेंटेन्स बाय द एनर्जी। क्रिएशन ने क्रिएट करके दिया है। वाइब्रेशन इज लाइफ, वाइब्रेशन वाइब्रेट करता है, यही लाइफ है। जब इसे हिलते रहता है, इसे कहता है यही लाइफ है, यही जीवन है। और ये मेंटेन कैसे होता है? एनर्जी के द्वारा होता है। ये जब एनर्जी मौजूद हमारे अंदर रहेगी तब ये वाइब्रेशन होते रहेगा। ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी डिजीज, आज हमारे साइंटिस्ट भी कहते हैं कि एनर्जी की कमी हुई है, लैक ऑफ एनर्जी डिजीज, लॉस ऑफ एनर्जी डेथ। मैटी जी ने इसी चीज को समझाया। और अब हम आ जाए विषय पर कि कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, कंसेप्ट ऑफ डिजीज एंड कंसेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट, तीन ही चीज तो है। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, मैटी जी ने क्या कहा था कि वेरिएशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इज डिजीज। Each and every body originates either in a change of the limb or of the blood or of both at the same time. ये जो हमारा शरीर बना है, लिम्फ और ब्लड वाइटल फ्लूइड है। किसी भी तरह का इसमें वेरिएशन अगर होती है वही डिजीज है। लिम्फ एंड ब्लड का को मेंटेन करना, इसका होम्योस्टेसिस मेंटेन करना प्रॉपर चिकित्सा है, लाइफ है। लेकिन मेंटेन कौन करेगा? कैसे मेंटेन होगा? अब ये गहन विषय हो जाएगी। लिम्फ ब्लड बार बार हमेशा ध्यान दीजिए, क्रिएट करके मिला है। लिम्फ ब्लड जो भी चीज है, अंग वगैरह जितने भी सब है, मानव का शकल सूरत जो भी है, ये सब क्रिएट करके मिला है। अब इसको मेंटेन करने के लिए कहता है कि कैसे मेंटेन करेंगे। तो इसको मेंटेन करने के लिए सब सारे ऑर्गन को एक्टिवेट करना, सब अपना काम करे। और ये होगा कैसे? फूड, एयर एंड वाटर, यही हमारा भोजन, पानी, ये सब मिला है, हवा, इसके चलते इसको मेंटेन करना है। और ये अंग को चलाएगा कौन? हमारे डॉक्टर एन.एल. सिन्हा जी ने इसी चीज को प्रूव किया था और बताया भी था कि नॉर्मलिटी ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड अलोंग विद सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड हेल्थ। डॉक्टर एन.एल. सिन्हा जी हमारे आदर्श थे। उनके बताए हुई चीज पर मैंने बहुत काफी काम किया है। उस एनर्जी की जो लैक ऑफ एनर्जी होती है, उसको मैटी ने देखा कि मेरी दवा में एनर्जी है, और उस एनर्जी को बॉडी में इन करना। और वो एनर्जी मिलेगा कहाँ से? एनर्जी का स्रोत डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने इस चीज को बता दिया था कि एनर्जी का स्रोत वाई द मिनरल एंड प्लांट्स एंड एनिमल होता है। प्लांट्स इज द रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी को, प्लांट्स को मैटी ने उसको लिया था। इसकी कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, टेबल टॉक करने के बाद मैं इसको डील कर दूंगा। बस इतना ही मैं झांकी दे रहा हूँ, तो ये भी नहीं देना मैं चाह रहा था, लेकिन लोगों के कहने पर मैं ये बता रहा हूँ कि थोड़ा सा इसका हम इसको ब्रीफ कर दूँ। इसी एनर्जी की कमी से वाइब्रेशन रुकता है और मौत होती है। इसके पीछे बहुत सा कारण है कि बीमारी कितने हर्ट्ज पर आती है, तो कौन बीमारी होती है, कितने हर्ट्ज पर आती है, तो मौत डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन 0 से लेकर के 1 से लेकर के उतने तक लाइफ रहती है। अगर लाइफ नहीं रहती तो कोई अंग डोनेट नहीं करता। कोई भी जिंदे आदमी का लीवर और किडनी नहीं निकाल सकता है। क्लिनिकली जब डेड होता है तब लीवर और किडनी निकाल करके किसी दूसरे में फिट की जाती है। यह बहुत सोचनीय विषय है, इस पर चिंतन का विषय है। इसमें आकर के इसी के लिए मैंने रिफ्रेशर कोर्स चलाने की तैयारी किया हूँ। इसके लिए मैं रिफ्रेशर कोर्स चलाऊँ और आपके साथ कुछ बातों को मैं शेयर करके थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल, चूंकि जो मैं बोलूँगा, जिसका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बोलूँगा। ये थ्योरी है, मैं इसका प्रैक्टिकल ले रहा हूँ, काम करके मैं दिखाऊँगा। तब विज्ञान जाकर के 100% एस्टेब्लिश्ड होती है और हम दावे के साथ कह देंगे कि मेरे विज्ञान की क्वालिटी ये है। चूंकि चिकित्सा की जो स्टेज होती है, चिकित्सा एक्चुअली जो डिसाइसिव टेक्नोलॉजी है, लेविस थॉमस यूएसए के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लेविस थॉमस यूएसए के, उन्होंने कहा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन मेडिकल साइंस। ये टेक्नोलॉजी कहलाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन मेडिकल साइंस: नन टेक्नोलॉजी, हाफ ए टेक्नोलॉजी एंड डिसाइसिव टेक्नोलॉजी। नन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जितनी भी काम होती है, खूब होती है,
उसको डिनाई कोई नहीं कर सकता है, मंत्र से भी कर देता है, भूत बीमारी होती है। बहुत सा काम ऐसे हो जाते हैं जिसको काम होने के पीछे हम पीछे नहीं हट सकते हैं कि नहीं काम नहीं हुई है, डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये डिनाई भी नहीं करने की काम नहीं होती है, मुंह भी नहीं मोड़ सकते हैं, ये नन टेक्नोलॉजी है। हाफेड टेक्नोलॉजी को सर्जिकल वाला जितना भी काम है सब हाफेड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत रखा। लेकिन रियल डिसाइसिव टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस जो रियल कारण का इलाज करके और उसको रूट आउट कर दे, दीज आर द डिसाइसिव टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस जो इलेक्ट्रोमेकेनिकल है। दोस्तों, इस चीज को बड़ी गहराई से आप चिंतन करेंगे। शिक्षा डिग्री से नहीं होती है। हमने डिग्री ले लिया, आईए बीए एमए जो भी मैंने कर दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है, डिग्री जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, लेकिन साक्षरता और ज्ञान दोनों दो पहलू है। साक्षर होने से ज्ञान हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। साक्षरता और ज्ञान दोनों दो चीज होती है, और चिंतन करने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है, लिटरेसी की जरूरत नहीं। वो पढ़ाने के लिए हो जाएगी, बताने के लिए किसी को हो जाएगी, भाषा अच्छी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान प्रस्फुटित होता है, ज्ञान प्रस्फुटित होता है, और ये चिंतन से होता है। कुछ ऐसे हार्मोनल सिक्रेशन हो जाते हैं जिसके चलते ज्ञान प्रस्फुटित हो जाता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक हम लोग जानते हैं, हम लोग देहात में जब रहते थे, चूंकि हम देहात से बिलोंग किया है ना, तो देहात में हम लोग रहते, तब हम लोग पुराने जो लोग थे वही कहते थे कि जान ला, एक मन विद्या के 9 मन बुद्धि होता है। एक मन विद्या का 9 मन बुद्धि होता है मोटे चाहे। इसका माने क्या हुआ? एक मन विद्या माने एक मन विद्या, मन से उसको ही करते हैं, मतलब उसका मेजरमेंट कर लेते हैं। तो 9 मन बुद्धि माने एक अक्षर को सोचने के लिए 9 बार उसको दिमाग लगाना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। सोचिए कि वो हमसे कितने आगे थे इस मामले में। चिंतन, एक लाइन पढ़ लें, उस पर चिंतन करें। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग के अनुसार जब चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तब जाकर तुमसे मक्खन निकलेगा। आज तक कोई इतिहास है, प्रकृति का है नियम, दूध ऐसा रख दे उसमें मक्खन निकल जाएगा। मथना पड़ता है, मंथन करने के बाद उनमें से निकलेगा मक्खन। उसके बाद उसमें से गर्म पाक करके खुला करके तब से घी तैयार किया जाता है। मंथन की इतनी जरूरत है। उसी तरह से ये अध्ययन में भी मंथन करने की जरूरत है। मंथन अगर स्वयं अपने ना ही हो रहा है, एक ग्रुप के अंतर्गत मंथन करें, अपने लायक ग्रुप को यूनाइट करें, बनावें, और उस ग्रुप के अंतर्गत इसका मंथन करके सोचे, तब जाकर के ऐसे ऐसे प्रेम निकलना शुरू होंगे। साथियों, आप लोग समय निकालें, कोरोना खत्म हो जाने दें। कोरोना जब तक कि चलेगा, थोड़ा सा लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ है, परेशानियां तो बढ़ रही है आने जाने में। हम एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। अब आने का यहाँ कोई समय निर्धारित करे, कष्ट करे, बस मेरा केवल समय आप ले लेंगे कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं आपसे टाइम टू टाइम हर जगह ऐसे ऐसे वेबिनार का भी आयोजन और ऐसे ऐसे कुछ लोग किया जाएगा, जो मेरा और आपका संबंध आपके चाहने के ऊपर है। अगर चाहते हैं तो बना रहेगा। मैं पूरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से जो भी बातें अभी तक शेयर किया हूँ, ये अपने काउंसिलर मैटी की जो अपना कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के आधार पर ही मैं बताया हूँ, जो कि मैं आज 44 साल से उस कंसेप्ट पर मैं काम करते आ रहा हूँ। और जो मुझे सफलता मिली है, उसी बदौलत मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग भी सफलता मुझसे बढ़ करके हो, तब मेरी हौसला बुलंद होगी और मेरे आत्मिक खुशी होगी कि नहीं, आज हमारे पीछे आने वाले भी लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दिग्गज, और आप में वो क्षमता है, मैं देख रहा हूँ कि आप में वो क्षमता है। बस उस क्षमता को पहचानना है, उस शक्ति को पहचानना है। प्रैक्टिकल जानकारी के लिए इंदौर में मेरा ही यूनिट अभी वहाँ चल रहा है। वहाँ अगर पहुँचकर, वहाँ जाकर, वहाँ विजिट करके प्रैक्टिकल जानकारी ली जा सकती है। क्योंकि चिकित्सा विज्ञान, विज्ञान शब्द जहाँ ही लग जाता है, वहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ चलता है। जहाँ थ्योरी रहेगी
वहाँ उसका प्रैक्टिकल देखना ही पड़ेगा, तब जाकर अपने आप में पूर्ण होगा। और ये मैं चाहूँगा कि वहाँ आप लोग विजिट करें और वहाँ जाकर जो भी यहाँ से थ्योरी या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की थ्योरी जो काउंट सीजर मैटी द्वारा बताई गई है वहाँ आपको देखने को मिलेगा, और इसके लिए आप प्रयास करें। अजय हाड़िया जी अभी जो वहाँ काम कर रहे हैं, बहुत दूर दूर हजार हजार, 1,500-2,000 किलोमीटर से लॉकडाउन की स्थिति में भी कैंसर के पेशेंट अंतिम समय में आ रहे हैं और वहाँ सफलता मिलती जा रही है। ऐसे ऐसे बहुत सारे अभी यूनिट हमारे खुलेंगे। पूरे भारतवर्ष में 108 यूनिट खोलने का मैं निर्णय किया हूँ, मेरा अनुसंधान केंद्र निर्णय किया है, जिसमें कुछ अभी रन कर रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति में कुछ सेंटर अभी कार्य रूप में नहीं है, कारण कि लॉकडाउन की स्थिति में जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, लोगों के आने जाने का जो साधन है नहीं हो रहा है। दूसरी बात, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि एकेडमिक स्तर पर डॉक्टर वी कुमार अभी जो काम किए हैं पूरे भारतवर्ष में, वो भी एक सराहनीय कार्य है। एकेडमिक स्तर उनका बहुत अच्छा रहा और रहेगा भी। वो जुड़े हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टर कैसर अहमद भी एकेडमिक के क्षेत्र में एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं, और सब कुछ लोग हैं जो एकेडमिक के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको भी भुलाया नहीं जा सकता है। क्योंकि जगह जगह जहाँ जहाँ एकेडमिक क्षेत्र में काम होते रहेगा, हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक निकलते जाएंगे। ये पढ़ाना भी जरूरी है, बताना भी जरूरी है, और उन सबों के लिए प्रैक्टिकल की व्यवस्था सिन्हा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी केंद्र अपने मार्फत जितना संभव हो सकेगा वो देने के लिए तैयार है। इस वेबिनार में पूरे भारतवर्ष से जितने भी हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सहयोग प्राप्त हुआ है, उस सहयोग का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ ही वेबिनार को सफल बनाने में मीडिया की सारी टीम को अनुसंधान केंद्र की तरफ से धन्यवाद। साथ ही इस तरह की अगर सहयोग बराबर मुझे मिलती रहे और मिलेगी ही, तो भविष्य में सिन्हा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी केंद्र इस विज्ञान के लिए वो करने जा रहा है जो एक मिसाल बन जाएगा। धन्यवाद।